बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर लतीफ़ुर रहमान। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बकरियों के बारे में कि अगर आपने बकरियों के फार्म को कामयाब करना है तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और किन चीज़ों से बचना चाहिए। ये मोटी मोटी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह जो बकरियों का काम कर रहे हैं उनकी भी बेहतरी हो जाएगी, और जो शुरू करना चाहते हैं या जो नुकसान में है वो भी इसको प्रॉफिट में लेके आ जाएंगे। तो ये जो मेन पॉइंट है, इन ये 5-6 मेन पॉइंट है, इनको आपने नज़र में रखना है। इनको आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी बकरा फार्मिंग बेहतर हो जाएगी। सबसे पहले आपने जब बकरा फार्मिंग शुरू करनी है तो आपने जहन में रखना है कि आपका मकसद क्या है। आप बकरा फार्मिंग क्यों करना चाहते हैं? आया कि आप बकरे सेल करना चाहते हैं या बकरियां सेल करना चाहते हैं? आप इसको कुर्बानी के लिए रखना चाहते हैं, कुर्बानी पे सेल करना चाहते हैं, या आप इसको एज अ स्लाटर जो है स्लाटर हाउस में सेल करना चाहते हैं? इन चीज़ों का आपने पहले प्लान बना लेना। बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारे फार्मर सारा पैसा शेड पे लगा देते हैं। उनके पास बकरों के लिए, बकरों की फीड के लिए, उसके इलाज मालजा के लिए पैसा नहीं होता, तो ये फिर नुकसान में जाता है। आपने जो भी बजट मखसूस करना है, उस बजट के आपने 2 हिस्से कर लेने हैं, और 50% उस बजट का आपने बकरियों को खरीदने में, और 25% आपने वो जो फीडिंग शेड बनाना है उस पे लगाना है, और 25% बजट आपके पास हमेशा साइड पे होना चाहिए कि अगर कोई खुदा ना खास्ता इमरजेंसी आ जाती है तो आप उस इमरजेंसी से निपट सके। बीमारी के शक्ल में इमरजेंसी आ सकती है या कोई और भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। दूसरा पॉइंट जो आपने ज़हन में रखना है वो ये है कि आपने ब्रीड क्या सेलेक्ट करनी है। जब भी आपने ब्रीड सेलेक्ट करनी है तो ब्रीड सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले जो ज़रूरी है कि आपने वहाँ की लोकल ब्रीड सेलेक्ट करनी है। जो फार्मर हज़रात मुझको जनूबी पंजाब वाले देख रहे हैं तो वो अपने इलाके की ब्रीड जो है वो सिलेक्ट करेंगे, और जो अपर पंजाब वाले हैं वो अपने इलाके की ब्रीड सिलेक्ट करेंगे। जो अपर पंजाब वाले हैं जैसा कि लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, अपना ओकाड़ा वाली साइड पे, वो ज़्यादातर बीतल और मक्खी चीनी जो है वो ब्रीड सेलेक्ट करें। और जो जनूबी पंजाब वाले हैं उनके लिए राजस्थानी ब्रीड बेहतर है, क्योंकि जब आप ब्रीड को एक इलाके से दूसरे इलाके की तरफ लेके जाते हैं तो वो ब्रीड इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती। बहुत सारे शेड वाले, बहुत सारे फार्म वाले मैंने ऐसे बंदे देखे हैं जो कि राजस्थानी ब्रीड को फैसलाबाद वाले एरियाज में और अखाड़ा वाले एरियाज में लेके आते हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी कामयाब नहीं होती ब्रीडिंग। क्यों? क्योंकि ये जानवर ज्यादातर चराई पसंद करता है, तो यहाँ पर चराई कम होती है, तो ये एक नाकामी है। तो दूसरी चीज जो आपने ध्यान में रखनी है वो इसकी ब्रीडिंग है। तीसरी बात कि इसकी वैक्सीनेशन जो है वो बहुत जरूरी है। सियाने कहते हैं कि एहतियात इलाज से बेहतर है, इसलिए इसकी वैक्सीनेशन आपने बकरियों की लाजमी करनी है। ये एक छोटा जानवर है, तो जब इसको बीमारी आती है तो ब्रायलर की तरह ये जानवर भी बड़ी जल्दी जो है वो मर जाता है। इसकी बड़ी खतरनाक बीमारी जो है वो पीपीआर है। तो पीपीआर की वैक्सीन आपने कोशिश करनी है कि साल में 2 दफा करवाएं। गवर्नमेंट पीपीआर की वैक्सीन फ्री देती है, तो आप जो है वो साल में 1 दफा देती है, लेकिन हमने देखा है कि पीपीआर की वैक्सीन अगर साल में हर 6 माह बाद हो जाए तो जानवर जो है वो ठीक रहता है। जानवर को सबसे ज्यादा जो बीमारी बकरी को मारती है वो बीमारी है पीपीआर। दूसरी जो बीमारी है वो है सीसीपीपीवी। सीसीपीपीवी भी की वैक्सीन भी गवर्नमेंट देती है, तो सीसीपीपीवी की वैक्सीन भी आपने साल में 2 दफा करवानी है। ये 2 वैक्सीन आप करवा लें। एक और बीमारी होती है जिसे इंटेरोटॉक्सीमिया होता है। इंटेरोटॉक्सीमिया हमारी इधर कम ही देखने को मिलता है, क्योंकि ये उन जानवरों में ज्यादा होता है जिन जानवरों को आप कंसंट्रेट यानी वंडा ज्यादा डालते हो ना, उनको होता है। तो हमारे फार्मर जो है वो मिक्स फार्मिंग करते हैं, इसलिए ईटीवी के केस कम आते हैं। अगर आप सिर्फ वनडे पे खुश्क चारे पे रखा है तो फिर साथ में आपको ईटीवी की वैक्सीन भी लाजमी करनी चाहिए। तीसरी बात जो है वो आपने ख्याल रखना है इन ब्रीडिंग का।
ان ब्रीडिंग का मसला मतलब ये है कि जैसे इंसानों में कज़न मैरिज को मना किया जाता है, कज़न मैरिज से क्या होता है कि जो डिफेक्टिव जीन्स है ना, वो अगले जानवरों में आ जाते हैं, बच्चों में आ जाते हैं और तरह-तरह की बीमारियाँ आना शुरू हो जाती हैं। जानवरों में ये इस तरह है कि अगर आपने एक बकरा ब्रीडिंग के लिए रखा है, उसी बकरे को आप बार-बार जो है वो ब्रीड करवा रहे हैं। मतलब पहले आपने जो उसके बच्चे हैं, उसकी जो बकरे बकरे की बकरियाँ आई हैं, उस बकरी को उसके वालिद के साथ जब आप बार-बार जो है मीटिंग करवाएँगे, तो इससे क्या होगा, इनब्रीडिंग होगी। इनब्रीडिंग से क्या होगा कि डिफेक्टिव जीन्स जो हैं वो प्रोमिनेंट आ जाएँगे और जो बच्चे पैदा होंगे वो डिफेक्टिव होंगे, उनको कोई ना कोई मसला होगा, किसी किसी को टाँग का मसला होगा, कोई भी जो पैदाइशी जो जीनियाती बीमारियाँ हैं, वो फैलने के चांस होते हैं। इसको आपने कंट्रोल कैसे करना है? आपने बकरे को एक ब्रीडिंग सीज़न में इस्तेमाल किया, अगले ब्रीडिंग सीज़न में आपने बकरा बदल लेना है। एक ही बकरे को बार-बार आपने इस्तेमाल नहीं करना। चौथी चीज़ जो आपने कंट्रोल जिसको करना है वो है फीडिंग। और बकरियों में कामयाबी सबसे ज्यादा उनको होती है जिनकी जिनकी फीडिंग अपनी हो। एक तो आपको आपके पास अपने जानवरों को चराने के लिए आपकी अपनी जगह हो जहां पर जानवर चरता हो। जो जानवर चरते हैं उनकी ग्रोथ ज्यादा बेहतर होती है स्टॉल फीडिंग की। अगर आप उनको एक जगह खड़े रख के फीड करवाते हैं तो जानवर की ग्रोथ इतनी ज्यादा अच्छी नहीं आती। अगर आपके पास कोई फीडिंग एरिया है तो फिर ये इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी आ सकती है। एक चीज ये आपने याद रखनी है कि फीडिंग के लिए आपको चराई करवानी है। दूसरी चीज आपने इनको जो है ना जो फीडिंग देनी है अपने तौर पे, उसमें जो खुश्क लूसन है, खुश्क ल्यूसन का जो रिजल्ट है ना इन बकरियों में बहुत ज्यादा अच्छा आता है और ग्रोथ भी बड़ी अच्छी आती है। आपने क्या करना है, 50% आपने इनको चराई पे रखना है और 50% आपने इनको खुद चारा डालना है। उसमें आप चोकर डाल सकते हैं, उसमें आप मकई का दलिया डाल सकते हैं, उसमें आप जो है गंदम का दलिया डाल सकते हैं। ये चीजें आप डाल के जो है वो उसको मौके पे फीडिंग करवा सकते हैं। साथ आपने दूरी भी डाल लें और खुश्क ल्यूसन डाल दें। वनडे की अगर तजाबियत का मसला ज्यादा आ रहा है तो जानवर को आप खुश्क ल्यूसन और चोकर ज्यादा कर दें और गंदम का दलिया और मकई का दलिया जरा कम कर लें। ये चीजें होगी फीडिंग के हिसाब से। और आखिरी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि इन जानवरों को आपने डिवर्मिंग लाजमी करवानी है। अगर तो आप इनको लोकल फीड करवाते हैं, फील्ड पे नहीं लेके जाते, जो है ग्रेजिंग पे नहीं लेके जाते, तो आपने इनको ग्रेजिंग पे तो फिर इनको डिवर्मिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इनकी ग्रेजिंग करवाते हैं तो बकरियों की फार्मिंग के लिए जरूरी है कि इनको ग्रेजिंग करवाई जाए। तो अगर आप इनको ग्रेजिंग करवाते हैं तो आपको हर 3 माह बाद इनकी डिवर्मिंग लाजमी करवानी पड़ती है। अच्छा, अब डिवर्मिंग डिवर्मिंग के लिए आपने जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो याद रखनी है। एक तो इनकी डिवर्मिंग आपने कभी भी ऑक्सीक्लोजानाइड साल्ट एक आता है उसके साथ नहीं करवानी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीक्लोजानाइड साल्ट के साथ जानवर को डिहाइड्रेशन होने के चांस बढ़ जाते हैं। ये जानवर छोटा है, इसको डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी होती है और ऑक्सीक्लोजानाइड से जानवर को डायरिया लगता है। तो ऑक्सीक्लोजानाइड का बड़ा मशहूर साल्ट है जिसको आप निल्जान कहते हैं। अक्सर हमारे फार्मर बकरी वाले निल्जान पिला देते हैं, उससे क्या होता है कि डायरिया लगता है और जानवर जो है डिहाइड्रेशन की वजह से मर जाता है। तो आपने दूसरे जो साल्ट हैं जिस तरह अल्बेंडाजोल है, ऑक्सफेंडाजोल है, एक दो मिसाल मैं आपको देता हूँ। ऑक्सफेंडाजोल में ऑक्साफैक्स आता है, अल्बेंडाजोल में एल्बेंडाजोल आता है। ये वाले साल्ट देने हैं या आपने थंडर देनी है। थंडर में भी जो है वो आइवरमेक्टिन है और अपना ट्राइक्लोबिंडाजोल है और अल्बेंडाजोल है। इससे क्या होता है कि जानवर जो है वो उसको डायरिया नहीं लगता। ये 3 माह बाद आप रिपीट लाजमी करें, क्योंकि इनमें जो है एक स्कैरियसिस बीमारी होती है जिस जो कि इनकी जो इनकी अंतड़ियों में और इनके पेट में एक कीड़ा होता है जो कि इनकी खून को चूस लेता है, स्कैरस लुम्ब्रिकॉइड जिसको कहते हैं। तो वो बहुत ज्यादा होता है। तो आप अगर थंडर से कर ले या एंडोट्राइसिन की डिवर्मिंग हर 3 माह बाद करते रहें तो ये बेहतर होता है। तो दूसरा, कुछ लोग इस तरह करते हैं कि सर्दियों में परचेजिंग करते हैं। परचेजिंग के लिए आपको जरूरी है एक तो परचेजिंग के लिए एक माहिर बंदा हो जो आपके साथ जाए। ज्यादा बेहतर है कि कोई कसाई अगर आपके साथ परचेजिंग के लिए चला जाए
تو آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ پرچیزنگ کے لیے اکیلے نہ جائیں، کوئی بندہ اگر ایکسپرٹ آپ کو پیسے دے کے بھی ساتھ لے کے جانا پڑے تو اس کو لازمی ساتھ لے کے جائے، وہ آپ کو اچھا جانور لے کے دے گا۔ بیمار جانور لینے سے بھی آپ بچ جائیں گے۔ کسائی کی نظر بہت تیز ہوتی ہے اور وہ دیکھ کے بتا دیتا ہے کہ اس جانور میں کتنا گوشت ہے۔ اگر آپ کسائی کو لے کے جائیں گے تو آپ پرچیزنگ اچھی کریں گے۔ دوسری چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ پرچیزنگ آپ نے سردیوں میں نہیں کرنی، جیسا کہ آج کل سردیاں جا رہی ہیں۔ سردیوں میں جب آپ پرچیزنگ کرتے ہیں، وہ جانور جب آپ لے کے آتے ہیں نا، ٹریولنگ کی وجہ سے اس میں بکریوں کو بہت جلدی جو ہے مسئلہ بن جاتا ہے، کوئی نہ کوئی بیماری آ جاتی ہے، ان کی ویکسین ہوئی نہیں ہوتی، تو وہ کیا کرتی ہیں، وہ جو نئی بیماری بکریوں میں جب جاتی ہیں تو نئی بکریوں کو بھی وہ بیماری لگ جاتی ہے۔ پرچیزنگ کا اچھا موسم جو ہے نا وہ مارچ میں شروع ہوتا ہے۔ آپ جنوری فروری کے بعد مارچ میں آپ پرچیزنگ کریں تو ویسے بھی جو عید کے لیے جانور خریدنا چاہتے ہیں، وہ تو عید آج کل بڑی مارچ اپریل میں آتی ہے، تو ایک سال آپ کو مل جاتا ہے، ایک سال میں بکرا جو ہے قربانی کے قابل ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اچھا جی، اللہ حافظ۔